So we will go ahead with next topic. अगला टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन. अब ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन पे जाने से पहले मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और एक बार हम लोग देख लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन. सो इट विल बी अ वेरी क्विक रिकैप. So let us very quickly revise the concept of collision. तो आपको पता होना चाहिए what is the meaning of collision. तो during collision क्या होता है? Many objects come together, interact मतलब exert forces on each other and scatter in different directions. Remember during collision बहुत सारे objects, many objects come together, interact मतलब exert forces on each other and scatter in different direction. लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व. तो कोलिजन में हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है. मतलब क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो कल हमने देखा था अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट 1 ऑफ मास m1, यू हैव अनदर ऑब्जेक्ट 2 विथ मास m2. इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है बिफोर कोलिजन और इसका है u2. अब मैंने आपको बताया था कि कोलिजन होने का कंडीशन क्या है, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1. ये पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है m1 u1 और दूसरे का है m2 u2. तो पूरे सिस्टम का बिफोर कोलिजन है m1 u1 प्लस m2 u2. आफ्टर कोलिजन होने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड हो जाता है चेंज. पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड बन जाएगा v1 और दूसरे का हो जाता है v2. और यहाँ पे नॉर्मली उल्टा होता है, v2 इज ग्रेटर देन v1. इसका मास था m1, इसका मास था m2. तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज m1 v1 प्लस m2 v2. करेक्ट. इसको हम लोग बोलते थे pf. दिस इज फाइनल मोमेंटम. And according to conservation of linear momentum, हमने कल देखा था. हमने कल क्या देखा था, मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगले सारे टॉपिक में ये सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं तुमको. इसके बिना अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यू हैव इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. Pi equals to Pf. Pi equals to Pf. But what is Pi? Pi is m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. But पक्का श्योर 100%. इसको हमने समेशन फॉर्म में लिखा था, याद है कि आपको? समेशन mi ui I runs from 1 to 2 equals to summation mi vi I runs from 1 to 2. तो ये आ गया आपका फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यू गेट दिस इक्वेशन. अगर आपको इसको इन टर्म्स ऑफ टोटल मोमेंटम लिखना है तो यू कैन राइट डाउन पी आई रन्स फ्रॉम 1 to 2 समेशन पी आई डैश मतलब फाइनल मोमेंटम आई रन्स फ्रॉम 1 to 2. तो डैश भी लिख सकते हो यहाँ पे. इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन डैश आल्सो, डजंट मैटर. तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. फिर हमने देखा था कोलिजन होते हैं दो टाइप के. तो वी हैव सीन कोलिजन इज ऑफ टू टाइप्स. कोलिजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. एक टाइप है इफ यू रिमेंबर इलास्टिक कोलिजन और एक है इनइलास्टिक कोलिजन. तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है. सो अ कोलिजन इन विच बोथ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन. तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होना मतलब टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अगर हम वही दो ऑब्जेक्ट ले ले तो पहले ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या आएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और दूसरे का क्या आएगा, हाफ m2 u2 स्क्वायर. तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर.
और कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, हाफ हाफ कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो यू हैव m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर. Good. Then you can write this in the form of summation. Summation mi ui square I runs from 1 to 2 equals to summation mi vi square I runs from 1 to 2. ये हो गया इलास्टिक कोलिजन का थ्योरी. इतना आपको पता होना चाहिए. इन एन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड अलॉन्ग विथ लिनियर मोमेंटम. और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मतलब बेसिकली देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कंजर्व मतलब नॉट कांस्टेंट. सो देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नॉर्मली इन जनरल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. नॉर्मली ऐसा होता है क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है. पर कभी कभी उल्टा भी होता है. When the energy is supplied internally, तो final kinetic energy is greater than initial. इतना हमने कल देखा था टाइप्स ऑफ कोलिजन में. फिर हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया था जिसको तुम बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं टू इंडिकेट द टाइप ऑफ कोलिजन. अभी कोलिजन कौन से टाइप का है, वैसे बाय द वे इन इलास्टिक कोलिजन में हमने और एक टाइप का कोलिजन देखा था, याद है क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. सो इन इलास्टिक कोलिजन में एक और कोलिजन होता है विच इज कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में द टू कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन. तो कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडीज स्टिक हो जाते हैं एंड देन दे मूव विथ कॉमन वेलोसिटी. फॉर एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल दिए थे आपको. एक मैंने बताया था कि दीवार पे अगर मिट्टी का बॉल मार के फेंका, दीवार तो पहले से ही रेस्ट पे था, लेकिन बॉल, मिट्टी का बॉल वो भी जाके वहाँ पे चिपक गया, स्टिक हो गया, तो वो भी अब रेस्ट पे आ गया. तो कोलिजन के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं विद जीरो वेलोसिटी. अगर दो मिट्टी के बॉल हो, दे कम कोलाइड विथ ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टू ईच अदर एंड देन दे मूव विथ कॉमन वेलोसिटी. तो ऐसे टाइप के कोलिजन को तुम बोलते हो परफेक्टली इन इलास्टिक. सिंपल भाषा में दो ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद स्टिक होके कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेंगे. ऐसे केसेस में काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है. क्या होता है, मैक्सिमम लॉस होता है. नाउ टू अंडरस्टैंड कोलिजन है कौन से टाइप का, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टू इंडिकेट the type of collision, to indicate the type of collision we define a parameter called as coefficient of restitution. हमने define कैसे किया था, it is a ratio of velocity of separation to that of velocity of approach. Relative velocity of separation to that of relative velocity of approach. What is this velocity of separation and velocity of approach? For example, imagine पहले ऑब्जेक्ट का कोलिजन से पहले स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे ऑब्जेक्ट का कोलिजन से पहले स्पीड था 6 मीटर पर सेकेंड. ऑफ कोर्स पहला ऑब्जेक्ट पीछे है, दूसरा ऑब्जेक्ट आगे है. पहले का स्पीड है 6, दूसरे का है 10, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है. तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को कितने स्पीड से अप्रोच कर रहा है, 4. So that is called as velocity of approach, u1 minus u2. और कोलिजन के बाद ऐसा मान लो कि सेकेंड ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया 8 और पहले का हो गया 4. तो अब दूसरा ऑब्जेक्ट पहले से दूर जा रहा है, सेपरेट हो रहा है, कितने स्पीड से, 4, मतलब v2 माइनस v1. इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो ratio of velocity of separation to that of velocity of approach gives you coefficient of restitution. और अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है
if collision is perfectly inelastic, then उस केस में v1 और v2 की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम। तो e की वैल्यू क्या बन जाती है, 0, क्योंकि न्यूमरेटर क्या हो गया, 0। तो फॉर एन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0। बाकी सारे टाइप के कोलिजन के लिए e की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। हम देखेंगे आज 1 किसके लिए होता है वो भी देखेंगे। तो इतना हमने कल देखा था। अब इसके आगे, सो इट इज़ लाइक हिंदी सिनेमा, हिंदी सीरियल करते हैं ना, ऐसा रिकैप करके देते हैं। अब इसके आगे हमको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन। ये तो हमने इनइलास्टिक के लिए वैल्यू निकाल लिया। किसके लिए वैल्यू है ये, इनइलास्टिक के लिए। अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो विल नाउ फर्स्ट derive expression for coefficient of restitution for elastic collision। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इलास्टिक कोलिजन में भी टाइप्स होते हैं, इसमें भी टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप्स होते हैं, एक होता है आमने सामने वाली टक्कर, आमने सामने, इसको बोलते हो हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको, हेड ऑन। दो गाड़ी एक दूसरे को सामने से आके टक्कर मार दिया, हेड ऑन कोलिजन। तो ये होता है वन डायमेंशनल, दोनों के दोनों कोलाइडिंग बॉडीज एक ही लाइन के अलोंग मूव हो रहे थे, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। और एक है एक ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन से आ रहा है, दूसरा किसी और डायरेक्शन से आ रहा है और कोलाइड होना, वो होता है टू डायमेंशनल कोलिजन, राइट। वो हम लोग बाद में कवर करेंगे, पहले हम लोग कवर करेंगे वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। और डेरिवेशन सिंपल ही है, इसको सिंपल ही रखेंगे। देखो मैं बार बार यही चीज बोल रहा था कि फिजिक्स सिंपल है, क्योंकि वो सिंपल है। डिफिकल्ट तुमको लगता है तो माइंडसेट चेंज करो। कोलिजन की बात कर रहे हो तो दो ऑब्जेक्ट्स लगेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स है तो दोनों का मास होगा m1 m2, दोनों का इनिशियल स्पीड होगा कोलिजन से पहले वाला u1 u2, और कोलिजन के बाद भी होगा फाइनल स्पीड v1 v2। तो पहले सिचुएशन समझा दो। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स, two bodies with masses m1 and m2 with, चलो ठीक है, m1 and m2 respectively। let u1 and u2 be their initial velocities before collision। let v1 and v2 be their final velocities after collision। गुड। तो बस इतना सिचुएशन समझा दिया। अब फिजिक्स का हर एक डेरिवेशन ना कुछ आप ट्रिक बना सकते हो याद रखने के लिए। जैसे मैंने आपको ऑप्टिक्स में बताए थे, ट्रिक्स बताए थे कैसे याद रखना है डेरिवेशन, यहाँ पे भी ट्रिक्स, और ट्रिक्स आर वेरी सिंपल। कैसे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया, अब भी बताया, कोई भी टाइप का कोलिजन है क्या कॉन्जर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम। तो वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। और ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक, उसमें लीनियर मोमेंटम के साथ साथ क्या कॉन्जर्व होता है, वहाँ से दूसरा इक्वेशन बनेगा। बस ये दोनों इक्वेशन को यूज करना है। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके व्हाट यू कैन फाइंड आउट इज फॉर्मूला फॉर ई। तो वी नो दैट linear momentum of the system is conserved, linear momentum of the system is conserved। वो तो हर कोलिजन में ही कॉन्जर्व होता है। इसका मतलब क्या, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम।
व्हाट इज टोटल इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब एक काम करो, जो 1 1 वाले ना 1 1 इनको एक साइड पे लाओ, और जो 2 2 वाले 2 2 उनको दूसरी साइड पे ले जाओ। तो 1 1 वालों को एक साइड लाओ, जिनका जिनका सफिक्स 1 है। तो यू कैन राइट डाउन m1u1 माइनस m1v1, m1u1 माइनस m1v1, और इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, m2v2 माइनस m2u2। तो देयरफॉर m1 इज कॉमन u1 माइनस v1, m2 इज कॉमन v2 माइनस u2। यहां से मिल गया आपको एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो मैंने आपको 2 स्टेप बताए, कैसे वाह, 2 स्टेप बताए। उसमें से एक स्टेप ये था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बराबर। अभी तुम फेमस हो जाओगे, तुम्हारा नाम आ गया रिकॉर्डिंग में, ध्यान दो। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। देन ऑफ कोर्स दूसरा फॉर्मूला, मतलब दूसरा इक्वेशन मिलेगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आल्सो इन an elastic collision, kinetic energy is also conserved, काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व्ड है। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। फिर वही 1 1 वाले एक साइड पे, 2 2 वाले दूसरे साइड पे, मतलब बेसिकली m1v1 स्क्वायर, m1u1 स्क्वायर सॉरी, m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहां से क्या निकलेगा, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। वेरी गुड। तुमको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यू हैव m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। यह आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। गुड। अब देखो ऐसा है, तुम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर तुम इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्टली 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बात है। तो व्हाट यू कैन डू इज इधर डिवाइड दिस टू, अभी वो नोट्स में मैंने डिवाइड करके दिया है, वैसे कोई फर्क पड़ता है नहीं। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 था, क्या था, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। अगर आप नोटिस करोगे m1 u1 माइनस v1 तो यहाँ पे भी है ना, है कि नहीं, हाँ। इसके यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, m2 v2 माइनस u2। तो ये इक्वेशन में m1 u1 माइनस v1 की जगह पे हम लिखेंगे m2 v2 माइनस u2, बस इतना सब्स्टिट्यूशन हुआ। साथ में कौन है, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे कौन है, m2 v2 माइनस u2, और कौन है v2 प्लस u2। लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये कॉमन वाले टर्म्स हो गए कैंसल, तो तुमको मिल गया u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। पक्का पक्का, सही है ना, सही है, नथिंग रॉन्ग, गुड। इस u2 को यहां लाओ, इस u2 को यहां लाओ तो u1 माइनस u2, इस v1 को वहां ले जाओ तो v2 माइनस v1। अब इसको वहां जाके डिवाइड कर दो, तो 1 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2।
बट ये था कौन, ये कौन था, ई, कौन था ये, ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बट v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू ई, देयरफॉर ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो फिर परफेक्टली, मतलब परफेक्ट तो नाम यूज नहीं करते, इलास्टिक कोलिजन के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 1। तो फॉर एन इलास्टिक कोलिजन, फॉर एन इलास्टिक कोलिजन E इक्वल्स टू 1। पक्का पक्का। परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E 0, इलास्टिक के लिए 1। और जो कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, सिर्फ इनइलास्टिक है, इट इज नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक। 3 टाइप के कोलिजन है, इलास्टिक जिसमें काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व होता है, इनइलास्टिक जिसमें काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं होता है, लेकिन इनइलास्टिक में और एक टाइप है परफेक्टली इनइलास्टिक जिसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है और दो ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद स्टिक हो जाते हैं। हमेशा दो ऑब्जेक्ट कोलिजन में स्टिक होंगे क्या, ऐसा नहीं भी है, लेकिन लॉस हुआ क्या एनर्जी का होता है, तो वो होता है इनइलास्टिक। और दोनों कोलिजन के बाद स्टिक हो गए तो वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का ई वैल्यू 0, कितना, 0, और इलास्टिक का कितना, 1। और जो सिर्फ इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, उसका 0 और 1 के बीच में। ये तो हमने पहले ही लिख दिया था, लिखा था क्या, कल भी देखा था, आज भी देखा। अब पिक्चर बाकी है, ये ट्रेलर था, ट्रेलर, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। अब आपको ये भी सोचना है कि चलो कोलिजन तो हो गया, कोलिजन के बाद पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था v1 और v2, उसका क्या इक्वेशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल स्पीड u1 एंड u2। मैंने अभी बोला कि इवन दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम इज कॉन्जर्व्ड, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का स्पीड कम हो सकता है, दूसरे का बढ़ सकता है। एक का काइनेटिक एनर्जी कम हो सकता है, दूसरे का बढ़ सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का कांस्टेंट है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने तुमको 30 रुपीज दे दिए, मेरे तो 70 हो गए, लेकिन तुम्हारे पास 30 आ गए, टोटल तो अभी भी 100 है ना। तो एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो दूसरा मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ। तो हमको फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज। देखो है क्या अगला टॉपिक होगा, ऐसा देखा होगा ना, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। सो एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज, एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एक ही बात है, फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर एन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। चलो ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि वापस से आपको बेसिकली v1 और v2 फाइंड करना है, और फिर वही है कि इसका डेरिवेशन का कुछ ट्रिक है, और ये वही ट्रिक है जो तुमने पिछले टॉपिक में यूज किया। दो इक्वेशन, एक कहां से आएगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा कहां से आएगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, सेम, गुड। तो भी बाकी की चीजें मैं लिख नहीं रहा, वो तो तुमको पता ही है। क्या क्या पता है तुमको, पता है क्या पता है, ये पता है, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स with masses m1 and m2 respectively, let u1 and u2 be their initial velocities after before collision and v1 and v2 be their velocities after collision। तो मैं अभी वो लिख नहीं रहा हूँ। we know that, what do you know, linear momentum is conserved, तो initial momentum equal to final momentum, मतलब बेसिकली m1 u1 प्लस m2 u2, ये भी लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब m1 v1 प्लस m2 v2, फिर वही m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। तो m1 कॉमन आ गया, u1 माइनस v1 हो गया, m2 कॉमन आ गया, v2 माइनस u2 हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। वही है, सब स्टेप्स तो वही है, थोड़ा सा आगे जाके चेंज होगा। फिर वही फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, from conservation of kinetic energy, what do you have, initial kinetic energy equals to final kinetic energy, okay,
What is initial kinetic energy? Half m1 u1 square plus half m2 u2 square equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. पक्का पक्का, गुड गुड. मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, शॉर्टकट, बट एनीवेज हाफ 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 कैंसल. ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा? m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. बराबर, पक्का पक्का, गुड गुड, यस यस. फिर क्या करेंगे? m1 कॉमन, ठीक है, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2. इक्वेशन नंबर 2. फिर तुमने पता है क्या किया था? तुमने इक्वेशन 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया था. मतलब बेसिकली वो पिछला ही रिवाइज करते जा रहे हैं हम लोग, तो रिवीजन भी हो गया ना. गुड. तो सब्स्टिट्यूट करोगे m1 u1 माइनस v1 के जगह पे क्या लिखोगे? m2 v2 माइनस u2 और इसके साथ कौन है? u1 प्लस v1 इक्वल्स टू क्या है? m2 v2 माइनस v2 प्लस u2. कौन कौन कैंसल हो गया? ये कैंसल हो गया, तो क्या बचा? u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2. अब इसके आगे डेरिवेशन चेंज होगा. यहाँ तक तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेरिवेशन भी यही था. इसके आगे चीज़ें चेंज होगी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक, व्हाट यू हैव टू थिंक, लुक एट टाइटल. तुमको क्या फाइंड करना था? फाइनल वेलोसिटीज. मतलब क्या फाइंड करना था? v1 एंड v2. अब चलो मान लेते हैं कि मेरे को पहले v1 फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? v1. 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 क्या फाइंड करना है? v1 इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 u2. m1 m2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज है. तुमको अगर v1 चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 देखो. 1. तुमको अगर v1 चाहिए तो तुमको v2 नहीं चाहिए, है ना? अगर v1 फाइंड करना है तो v2 नहीं चाहिए ना. तो जो नहीं चाहिए उसको इक्वेशन से हटाओ. अब कैसे हटाते हो? ऐसा तो नहीं बोल सकते तू जा यहाँ से, ऐसा नहीं बोल सकते. तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये जो तुमने इक्वेशन डिराइव किया, यहाँ से तुमको मिल गया, यहाँ से तुमको क्या मिल गया? v2 मिल गया. कैसे मिल गया? u1 प्लस v1 माइनस u2. इक्वेशन नंबर 3. ये इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. बराबर. तो फ्रॉम 1 and 3, what was equation number 1? m1 u1 माइनस v1. और मैं आखिरी में तुमको ट्रिक बताऊंगा कि याद कैसे रखते हैं फॉर्मूला, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो फिर जब फॉर्मूला याद नहीं रहता है. फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक है. तो ट्रिक है, बताता हूँ आखिरी में. इक्वल्स टू कौन है? m2 है. और कौन है? v2 है. लेकिन वो तो नहीं चाहिए ना हमको, वो नहीं चाहिए, इसलिए तो सब्स्टिट्यूट किया ना. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी जगह पे? क्या लिखेंगे? u1 प्लस v1 माइनस u2. तो लिखो क्या मैं? u1 प्लस v1 माइनस u2. ये किसकी जगह पे लिखा तुमने? v2. लेकिन और एक u2 था ना साथ में. हाँ, तो माइनस u2 था ऐसा. पक्का पक्का सर. u2 और u2 दो बार कितना हो गया? -2. तो क्या आया? m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 बताओ क्या आया? u1 प्लस v1 माइनस 2u2. हमको क्या चाहिए था? क्या चाहिए? अभी ऐसा तो नहीं होता ना, घर से निकले थे कहीं जाने के लिए, रास्ते में भूल गए जाना ही कहाँ था. होता है कभी कभी. मेरे साथ बहुत होता है. मैं घर से निकलता हूँ, दिमाग में फिजिक्स ही होता है, रास्ते में रुक के याद करता हूँ जाना कहाँ था. अभी तुम भी याद करो जाना कहाँ था. v1 फाइंड करना था. क्या फाइंड करना था? v1. तो जो फाइंड करना है उसको एक साइड पे लाओ. कैसे लाओगे? तो
ऐसा लाओगे m1u1 माइनस m1v1 इक्वल्स टू m2u1 प्लस m2v1 माइनस 2m2u2। पहले m2 मल्टीप्लाई कर लिया, m1 कर लिया। अब जहां जहां पे v1 है उन सबको एक साइड में लाना पड़ेगा, v1 को एक साइड में लाना पड़ेगा, v1 को। हाँ, इसको इधर लाओ या इसको उधर ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, इसको वहां ले जाते हैं तो बाकी टर्म्स में यहाँ लाना पड़ेगा। तो m1u1 सिर्फ इन दोनों को, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ ले आओ, क्या हो गया माइनस m2u1 बराबर। इसको भी यहाँ ले आओ प्लस 2m2u2 इक्वल्स टू m2v1 प्लस m1v1। गुड। इन दोनों में से क्या कॉमन निकला? क्या निकला? u1 कॉमन निकला, m1 माइनस m2 प्लस 2m2u2। इन दोनों में से क्या कॉमन निकला? v1 निकला। क्या बचा? m2 प्लस m1। चलो मैं m1 प्लस m2 लिखता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड। तो u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू v1 बराबर। ये मिल गया आपको v1 का एक्सप्रेशन। पक्का। तो v1 का एक्सप्रेशन क्या आ गया आपका? 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज व्हाट यू गेट। अब आपको फाइंड करना है v2। क्या फाइंड करना है? v2। इसके दो मेथड्स है, दो मेथड्स कौन से है बताता हूँ। देखो, जैसे तुमको v2 नहीं चाहिए था तो तुमने इक्वेशन 1 में v2 के लिए सब्स्टिट्यूट किया, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अगर मुझे v1 नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए? v1। तो यहां से इस इक्वेशन से मैं v1 का तो फॉर्मूला बना ही सकता हूं ना। व्हाट इज v1? v2 प्लस u2 माइनस u1। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया था, वैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 4 भी कहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? इक्वेशन नंबर 1 में। इसका मतलब मैं भी v1 की जगह पे लिखने वाला हूँ v2 प्लस u2 माइनस u1, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। या फिर v1 इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर दो, वो भी चलता है। बोथ वेज वर्क। तो तुमको जैसा ठीक लगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड v1 था, 5 का भी लेफ्ट हैंड साइड v1 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ये v2 प्लस u2 माइनस u1 इक्वल्स टू 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। पक्का? तो तुमको क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? v2 चाहिए। तो ये दोनों को वहां लिखना पड़ेगा। गुड। तो ये दोनों को वहां लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। u2 वाली टर्म के बाद लिखना, प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। u1 वाली टर्म के बाद में लिखना, लेकिन माइनस था तो क्या हो गया? प्लस। पहले दो टर्म में से कौन कॉमन आएगा? u2। और फिर कौन आएगा? u1। तो कॉमन निकाल लो फिर। देयरफॉर v2 इक्वल्स टू u2 निकाल लेते हैं कॉमन, तो क्या आ गया? 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1 प्लस u1 कॉमन निकाल लेते हैं u1। तो यू हैव m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 और फिर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो v2 इक्वल्स टू u2 2m2 माइनस 1 इंटू क्या? m1 प्लस m2। सही है। लेकिन जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस। अपॉन क्या है? अपॉन m1 प्लस
मैं ऐसा उल्टा लिखूं क्या, m2 प्लस m1 लिखूं क्या, चलता है क्या? प्लस में चलता है, माइनस में नहीं चलता है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस। तो u1 m1 माइनस m2 प्लस 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 क्या, प्लस क्या, m1 प्लस m2 अपॉन m2 प्लस m1। मैं जानबूझ के m2 प्लस m1 लिख रहा हूं। ये देखो हो गया कैंसल। इस 2m2 में से एक m2 गया 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 ना, गया गया। तो क्या बचा, u2, और क्या बचा, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1। और इधर क्या बचा, m1 प्लस m1 2m1, तो 2m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1। ये मिल गया आपको v2 का एक्सप्रेशन। तो आपको v2 का एक्सप्रेशन क्या मिला पता है, 2m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1 प्लस प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1। ये आ गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अब ऐसा है, डेरिवेशन तो ठीक है तुम कर भी लोगे, कोई इशू नहीं है, इट्स सिंपल। लेंदी डेरिवेशंस ना नॉर्मली सिंपल होते हैं, सिर्फ स्टेप ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ स्टेप देख देख के डर लगता है हमको। डरना नहीं, डर के आगे जीत है। नहीं, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, ओके। अभी वो फिजिक्स में डर के आगे जीते हुए, बाकी कुछ नहीं बोला मैंने। तो अभी इसको याद कैसे रखते हैं, याद 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 बस याद रह जाती है। दोनों इक्वेशंस को याद रखना इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सीईटी टाइप ऑफ एग्जाम्स में या जेई टाइप ऑफ एग्जाम्स में या नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो हम वहाँ डिराइव नहीं करते बैठेंगे, हमको डिराइव करना नहीं है। इसके लिए बहुत बार ऐसा होता है कि योर ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू ऑब्जर्व पैटर्न बन रहा है वहाँ पे। और पैटर्न कैसा बन रहा है पता है, v इक्वल टू 2mu m प्लस m प्लस u m माइनस m अपॉन m प्लस m। दोनों केस में ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, इफ यू नोटिस प्रॉपरली। तो दोनों केस में तो अभी याद कैसे रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुमको फाइंड क्या करना है। अगर v1 फाइंड करना है, कौन फाइंड करना है, v1। कौन फाइंड करना है, v1। अगर v1 फाइंड करना है, v1 फाइंड करना है, v1 कौन, v1 1, तो इधर 1 इधर 1 इधर 1। अगर इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1, तो इधर 2 2। बराबर, यहाँ 1 वहाँ 1, तो यहाँ पे 2 2, और यहाँ पे 1 2 1 2 1 2। ये इक्वेशन था, यही तो इक्वेशन था। 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर तुमको v2 फाइंड करना है, इधर 2 इधर 2 इधर 1 1, इधर 2 1 इधर 2 1, और इधर भी 2 1। देखो ऊपर सेम है क्या, यस, करेक्ट। इट्स लाइक अ हॉलीवुड मूवी, पूरा पिक्चर नहीं समझ में आता, आखिरी में समझ आता, अरे ऐसा था क्लाइमैक्स। तो ये ऐसा है, और फिजिक्स के 90% फॉर्मूलाज में ट्रिक्स बनते हैं। फिजिक्स के 90% डेरिवेशन में कुछ ना कुछ एक कॉमन तुमको दिखेगा कि ये स्टेप, बस एक स्टेप ये यूज करो, एक इक्वेशन बना, दूसरा स्टेप दूसरा इक्वेशन बना, और उसको सॉल्व करो। तो बस ऐसा करते जाना है। फाइनली यू विल एंड अप गेटिंग व्हाट यू वांट। हो गया। अब एक लास्ट कनेक्टेड टॉपिक है, उसके बाद मैं एक्सटेंड भी नहीं करूंगा। देयर इज अ लास्ट कनेक्टेड टॉपिक विच इज बेसिकली, इफ यू सी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ है ना, क्या है, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इनलास्टिक हेड ऑन कोलिजन।
अब तक हम लोग देख रहे थे इलास्टिक कोलिजन, अब हमको देखना है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक हमने सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की बात की, अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता नहीं है, लेकिन इनइलास्टिक में होता है। उसमें से भी परफेक्टली इनइलास्टिक का हमको डेरिवेशन करना है, और ये भी सिंपल है, एवरीथिंग इज सिंपल, सभी सिंपल है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी in a perfectly inelastic collision। बस 10 मिनट का डेरिवेशन है, नॉट मोर देन दैट, बट ऑफ कोर्स इफ यू पे प्रॉपर अटेंशन। कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या फाइंड करना है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब दो चीजें बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉस? फिजिक्स में या इन जनरल भी, फॉर एग्जाम्पल ये सब रियल लाइफ है, ऐसा कोई उठा दो। हाँ, ऑरेंज शर्ट, यस। अरे ऑरेंज शर्ट तुमने ही पहना है, पीछे क्यों देख रहे हो तुम ही? मुझे बताओ, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया था, ऐसा इमेजिन कर लो। तुमने बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ दिन के बाद समझा कि अरे 70,000 ही बचे मेरे पास, तो प्रॉफिट किया कि लॉस किया? हाँ रुको, लॉस किया। कितना लॉस किया? 30,000। वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट किया? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ भी वही करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। तो एक काम करो, यहाँ पे भी दो स्टेप। एक आपको फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी वो कैसे फाइंड करोगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि मोमेंट, मैंने क्या बोला, कोलिजन किसी भी टाइप का हो, हमेशा क्या कॉन्जर्व रहता है? लीनियर मोमेंटम। सो वी नो दैट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और तुम ना एग्जाम में, मेरे को सब आता था लेकिन एग्जाम में भूल गया, क्योंकि तुम रट के जाते हो, रटना कभी नहीं होता। मैं बता तो लिखना कैसे होता है। चलो ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा पहले क्या लिखा था बुक में, क्या फर्क पड़ता है, ये अप्लाई करना है तो पता है ना। पता है व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? m1v1 नहीं, m1v प्लस m2v। ऐसा क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, मतलब v1 और v2 की वैल्यू सेम हो जाती है। राइट, तो लिख देना फिर वेयर। सपोज मैंने डिस्क्राइब ही नहीं किया, मैंने कुछ बोला ही नहीं। Where what is m1? Mass of first object. What is m2? Mass of second object. What is u1? Velocity of first object before collision. What is u2? Velocity of second object before collision. What is v1 and v2? Both are v. Velocity of both the objects after collision. ऐसा लिख देना लिस्ट बना के अच्छे से। करेक्ट। कोई नहीं बोलेगा ऐसे क्यों लिखा, ऐसा नहीं होता। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंस, बस बात खत्म हो गई। गुड, तो हो गया ऐसा। तो ऐसा हो गया तो तुम फिर इसके बाद क्या लिखोगे? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2v क्या आ गया? कॉमन। v क्या आ गया? कॉमन। तो तुमको मिल गया v। व्हाट इज v? m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 1। ये फाइनल वेलोसिटी है कोलिजन के बाद का। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल कोलिजन से पहले दो ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, ना? हाँ कि ना? यस। तो क्या आएगा? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? इट इज हाफ कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M बताता हूं। ये दो ऑब्जेक्ट्स थे, कोलिजन के बाद क्या हो गए? They stick together,
तो कोलिजन के बाद टोटल मास कितना है? पहले का m1 था, दूसरे का m2 था, अभी कितना है? m1 प्लस m2, तो वो कैपिटल M है। और ये v स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? mv स्क्वायर, वेयर ऑफ कोर्स कैपिटल M इज द टोटल मास m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और ये v भी सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 3 में। सो फ्रॉम 1 3 4, therefore from equation number 1 3 4, what is equation 3? Final kinetic energy equals to half capital M. What is capital M? जल्दी बताओ। m1 plus m2. What is capital V? m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिखूं क्या? हाफ m1 plus m2 m1 u1 plus m2 u2 का स्क्वायर अपॉन m1 plus m2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? तो एक और ये एक हो गया कैंसल, तो ये आपको मिल गया हाफ m1 u1 plus m2 u2 स्क्वायर अपॉन m1 plus m2, इक्वेशन नंबर 5। तुमको क्या फाइंड करना था? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में किसी भी पैरामीटर में लॉस बताने के लिए आगे डेल्टा लिखते हैं, तो डेल्टा के, और ये क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने अभी तो पूछा 1 लाख लेके गए थे, 70,000 घर पे लेके आए, कितना लॉस हुआ? 30,000। कैसे कैलकुलेट किया तुमने? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज फाइनल? व्हाट इज फाइनल? फाइनल इज हाफ बराबर। तुम चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ ध्यान दो, सिर्फ एक चीज समझ लो, तुम अगर फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हो तो तुमको माइनस में मिलेगा माइनस, अगर तुम इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हो तो तुमको प्लस में मिलेगा। तो ऐसा भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में शायद मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इनिशियल माइनस फाइनल। बराबर, हाँ कि ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है, सिर्फ वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब ये कि लॉस हो गया। चलो ठीक है, ऐसा लिख लो। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m1 m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, है ना ऐसा? हाँ, अब इन सब में से क्या कॉमन निकल रहा है? हाफ कॉमन आ गया। m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, इसको फिलहाल एक ब्रैकेट में डालता हूँ, फिलहाल टेम्पररी, माइनस क्या हो गया? m1 u1 प्लस m2 u2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गुड, तो क्या आ जाएगा? हाफ, देख लो अच्छे से, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस कौन था? m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a इज m1 u1, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, राइट, प्लस 2m1 u1 m2 u2 प्लस क्या? m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और टोटल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वो नोट्स में और बुक्स में आपको डायरेक्टली आंसर दे दिया, तो मैं सॉल्व करके देता हूँ। डोंट वरी, इट इज सिंपल, हाफ सिंपल ही है, डोंट वरी। a प्लस बी सी प्लस डी कैसे करते हो? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो ना, पहला टर्म यहाँ का इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 मतलब m1 स्क्वायर
प्लस ये टर्म इसके साथ m1 m2 u1 स्क्वायर, ये टर्म इसके साथ m2 u2 स्क्वायर m1, ये इसके साथ क्या आ गया m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस माइनस। अब तुम जब ये टर्म्स लिखोगे ब्रैकेट ओपन कर देना, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो क्या होगा, सारे के सारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस हो गया, और वोल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, m1 प्लस m2। गुड। अब ये और ये कैंसिल, अब ये और ये भी कैंसिल, बराबर। गुड, पक्का पक्का। हाफ हाफ क्या बचा, m1 m2 u1 स्क्वायर, क्या बचा m1 m2 u2 स्क्वायर, क्या बचा -2 m1 u1 m2 u2। डू यू सी सब में m1 m2 था तो कॉमन निकाल लिया, और डिनोमिनेटर में क्या था m1 प्लस m2 था, उसको वैसे ही रखा। यहां से ये गया तो कौन बचा, u1 स्क्वायर। यहां से m1 m2 गया तो कौन बचा, 2 u1 u2। यहां से m1 m2 गया तो कौन बचा, u2 स्क्वायर बचा। व्हाट इज u1 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 प्लस u2 स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये भी क्या आएगा फिर, अरे क्या आएगा, अरे बता दो, अरे बता दो, u1 माइनस u2 स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। चेक कर लो बराबर लिखा है क्या, कि ऐसा तो नहीं लिखा u2 माइनस u1 स्क्वायर, हाँ हाफ नहीं है ना, हाँ तो हाफ आएगा उधर, इसलिए बोला चेक कर लो। तो वहां पे हाफ प्रिंट नहीं हुआ है, हाफ आएगा। So that's it for today.